नमस्ते साथियों, आप सबों का अपने इस चैनल प्रजापति ज्ञानालय में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नर जनन तंत्र के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में मैं मादा जनन तंत्र को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक जानकारी बहुत ही अच्छे से मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, ये सामने जो दिख रहा है यह मादा जनन तंत्र का जो है चित्र है। हमने इसको बहुत ही अच्छे से बनाने का प्रयत्न किया है ताकि आप लोगों को साफ साफ समझ में आए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका सबसे मेन जो पार्ट है या मादा जनन तंत्र का सबसे जो मेन भाग है वह अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। चित्र में आप देखने का प्रयत्न करेंगे, ये है अंडाशय। ये दोनों ओर जो है दो अंडाशय होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है और यह दोनों ओर पाया जाता है। कार्य क्या होता है अंडाशय का? तो कार्य होता है अंडाणु का निर्माण। यानी ये जो अंडाशय है, अंडाशय में क्या चीज का निर्माण होता है दोस्तों? अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाणु का निर्माण कब होता है? तो जब कोई लड़की 10 से 12 साल की अवस्था में हो जाती है तो नेचर ने उनके शरीर को इस तरीके से विकसित किया है ताकि उसके अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो और वह जो है माँ बनने के लायक हो सके। इस कारण से उसके अंडाशय में अंडाणु का निर्माण जो है शुरू हो जाता है। तो इसका कार्य है अंडाणु का निर्माण। यह पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा उदर गुहा के दीवार से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पतला सा जो है एक परत है, पतला सा झिल्ली है। इसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। और यह उदर गुहा के मतलब अंदर में जो है यह जुड़ा हुआ रहता है उसके दीवार से। अब आते हैं दोस्तों, करा इससे स्रावित होने वाले हार्मोन, यानी अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सब है? तो सबसे जो मुख्य हार्मोन है वह है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन जो है हार्मोन अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन है। इसका कार्य क्या होता है? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। क्या करता है? पहला द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का। अब ये सेकेंडरी लैंगिक लक्षण क्या होता है? तो हम लोगों में जब हम लोग बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारे जनन हार्मोन होते हैं जिसमें से एस्ट्रोजन होता है। तो एस्ट्रोजन लड़कियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को जो है नियंत्रित करता है। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण में क्या सब शामिल है? तो जैसे कि जब किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो इस हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है, अगर कोई लड़की है तो उसमें विपरीत लिंगों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाती है, यानी वह लड़कों के प्रति आकर्षित होने लगता है। इसके बाद क्या होता है? तो मुहासे आने चालू हो जाते हैं जिसको कि हम लोग पिंपल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद त्वचा क्या हो जाता है हम लोगों का? तैलीय हो जाता है। कुछ चिपचिपा जो है उसको सीबम कहते हैं हम लोग, तो वो जो है उसका स्राव होने लगता है। इसके बाद क्या होता है? तो स्तनों में उभार आ जाती है। इसके बाद यौनांगों के आसपास बाल का जो है उगना चालू हो जाता है और आवाज़ जो है थोड़ा सा पतला हो जाता है और भी बहुत सारी जो है क्रियाएं होती है। तो ये द्वितीय लैंगिक लक्षण जो हम लोग इसको कहते हैं, इसी को प्यूबर्टी या परिपक्व होना या मैच्योर होना हम लोग कहते हैं। तो ये किशोरावस्था में जब हम लोग प्रवेश करते हैं उस टाइम में जनन हार्मोन के कारण से, जिसको कि हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं, इसके कारण से होता है। इसका और कार्य क्या है? जननांगों का विकास, यानी महिलाओं में, लड़कियों में जो जनन तंत्र होगा उसका विकास भी इस हार्मोन के वजह से होता है, एस्ट्रोजन के मदद से होता है। आगे बढ़ते हैं। अंडाशय से जो दूसरा हार्मोन का स्राव होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? तो यह गर्भाशय से जुड़ी हुई, गर्भाशय के विकास में सहायक होता है। ये जो दिख रहा होगा आपको, ये इस भाग को हम लोग कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय के विकास में सहायक होता है, यानी उसको विकसित बनाता है। अगला भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ता है, यानी जब अंडाणु निषेचित होकर के आता है गर्भाशय में तो उसको क्या करता है?
गर्भाशय से जोड़ता है ताकि भ्रूण का पोषण हो सके और भ्रूण का विकास हो सके। आगे गर्भाशय के परत को बनाए रखना। जब निषेचित अंडाणु जो है गर्भाशय में पहुंचता है, आप यहाँ पे दिख रहे होंगे ये रेड कलर से हम इसको बनाए हैं, ये गर्भाशय में मोटी परत होती है। जब यहाँ निषेचित अंडाणु पहुंचता है तो यहीं से उसको पोषण मिलता है ताकि भ्रूण का क्या हो सके, विकास हो सके। तो अगर निषेचित अंडाणु पहुंचता है उस कंडीशन में ये दीवार जो है उसको पोषण देने का कार्य करता है। तो इसको भी बनाए रखने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है। आगे कह रहा है मासिक चक्र को नियंत्रित करना, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, माहवारी होते हैं, उसको भी प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे बढ़े हम लोग तो अन्य हार्मोन में है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है, तो जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है उस कंडीशन में क्या होता है, शिशु के पोषण हेतु तत्काल आप जब देखते हैं कोई भ्रूण का जो है जन्म होता है, जब शिशु का जन्म होता है तो उस टाइम जन्म के टाइम जो है वह भोजन ग्रहण करने में जो है सक्षम नहीं होता है। उस कंडीशन में उसको माँ के द्वारा भोजन दिया जाता है दूध के रूप में। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, स्तनों में दूध के स्राव को नियंत्रित करता है, यानी स्तनों में दूध के बनने के लिए जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। इस कारण से हम लोगों ने आजकल क्या किया है, गायों में इसका प्रयोग करते हैं ताकि हम लोग को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्राप्त हो। और यह गाय पे किया गया बहुत ही बड़ा जो है अत्याचार है। हम लोग क्या करते हैं, गाय से ज़्यादा दूध जो है प्राप्त करने के चक्कर में उसके स्तनों में हम लोग ऑक्सीटोसिन का जो है सुई भोंक देते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, यहाँ पे दूध के स्राव को नियंत्रित करता है, यानी दूध को बनाता है स्तनों में। तो गाय में क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा मात्रा में दूध का जो है प्रोडक्शन होता है और हम लोग उसका लाभ ले लेते हैं। तो यह अमानवीय कृत्य है, गायों के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पर करेंगे क्या, हम लोग मानव से क्या हो गए हैं, दानव हो गए हैं, तो हम लोग को लाभ चाहिए तो हम लोग अपना जो है कुछ भी करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हार्मोन है रिलैक्सिन। क्या है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, प्रसव के समय योनि के मांसपेशियों के शिथिलन में सहायक होता है। अब ये प्रसव क्या होता है दोस्तों, प्रसव का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म होता है उसको हम लोग प्रसव कहते हैं। बच्चे का जब जन्म हो रहा होता है उस टाइम क्या करता है, यह इस हार्मोन का स्राव होता है और यह योनि के मांसपेशियों को क्या करता है, इस योनि के मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है, यानी उसमें शिथिलन हो जाती है, जिसके कारण शिशु का जन्म आसानी से हो पाता है। और यह महिलाओं में प्रसव पीड़ा को भी क्या करता है, कम करता है, ताकि महिलाओं को ज़्यादा तकलीफ ना हो। फिर भी शिशु के जन्म के समय हम लोग को पता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है तकलीफदेह स्थिति होती है। अब जो माँ बच्चे को जन्म देती है वही इसको समझ सकती है, हम लोग जो है कभी इसको नहीं जान पाएंगे। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन का जो है कार्य था। यह प्रसव के समय क्या करता है, योनि के मांसपेशियों को शिथिलन करने में मदद करता है। आगे हम लोग आगे के पार्ट के बारे में पढ़े तो है फैलोपियन नलिका। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो पार्ट है, ये इसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन नलिका या डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी कहते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये नलिका के समान अंडाशय से जुड़ा हुआ है और इसको गर्भाशय तक जोड़ता है। ये दोनों नलिका को हम लोग अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो अंडाणु का निषेचन होगा, यानी अंडाणु बनता है अंडाशय में और यह जब बन करके निषेचन के लिए फैलोपियन नलिका में आता है तो इसी पे मतलब फैलोपियन नलिका के अंदर ही इसका निषेचन होता है। शुक्राणु से मिलने के बाद अंडाणु का जो है निषेचन फैलोपियन नलिका में ही होता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। उसी को हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं या डिंब वाहिनी भी कहते हैं। तो यह अंडाणु अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने वाली नली होती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इस नलिका में निषेचित अंडाणु इस नलिका में मौजूद सिलिया के मदद से गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। अब जब अंडाणु इसमें निषेचित हो जाता है तब इस निषेचित अंडाणु को इस नली में दोस्तों बहुत ही पतली पतली उंगली के जैसा संरचना रहता है और वह लहराता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है।
उसमें हरकत होती रहती है, गति होती रहती है, जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं। और सिलिया के मदद से ही क्या किया जाता है, निषेचित अंडाणु को गर्भाशय की ओर सरका दिया जाता है, गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। आगे हम लोग बढ़े, गर्भाशय का आकार इसका तिकोना होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं। ये जो पूरा है संरचना, इसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं, गर्भ कहते हैं। यहीं पे भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होगा दोस्तों, गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही होता है। वैसे हम लोग कहने के लिए कह देते हैं कि पेट में बच्चे का विकास हो रहा है, पेट में नहीं होता है दोस्तों। पेट तो हम लोग का यहाँ पे जो आमाशय होता है उसको हम लोग कहते हैं, एस्टोमक को कहते हैं हम लोग पेट, लेकिन गलती से हम लोग बोल देते हैं, उसको हम लोग गर्भ कहेंगे, ना कि पेट कहेंगे। आज के बाद आप लोगों को पेट और गर्भ में अंतर पता चल गया होगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भ में होगा। कहाँ होगा, गर्भ में होगा। तो यहीं पे भ्रूण का विकास होता है। और जब भ्रूण बड़े हो जाते हैं, भ्रूण का पूर्णतः विकास हो जाता है, तो यह इसका आकार तिकोने से कैसा हो जाता है, ओवल शेप का हो जाएगा, अंडाकार हो जाता है। तो इस शेप में यह आ जाता है। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे है योनि। योनि से पहले ग्रीवा आता है। ये जो यहाँ पे आपको छोटी सी छिद्र के समान जो संरचना दिख रहा होगा, इसको हम लोग ग्रीवा करते हैं। ग्रीवा का कार्य क्या होता है, यह भ्रूण को जो है गर्भ में अटकाए रखता है इसमें, ताकि भ्रूण जो है सेफ्टी उसमें रह सके। तो ग्रीवा का काम भ्रूण को उसमें गर्भ में बनाए रखना होता है कि नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली समस्या हो जाती है कि कभी भी जो है इसका यहाँ से नीचे सरक सकता है बच्चा। इस कारण से ग्रीवा क्या करता है, इसको सेफ्टी प्रदान करता है और भ्रूण को रोक के रखता है जब तक वह पूर्णतः विकसित नहीं हो जाता। आगे बढ़े, ये जो लंबी सी नली दिख रही है दोस्तों, इसको हम लोग योनि कहते हैं। यह 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह संयोजी उत्तक की बनी होती है तथा फैलने योग्य होती है। किस उत्तक से बनी होती है दोस्तों, संयोजी उत्तक से, और लचीली होती है। जब शिशु का जन्म होता है तो यह फैलने योग्य जो है बनती है, फैल जाती है, ताकि शिशु का जन्म अच्छे से हो सके। इसका कार्य क्या होता है, तो यह पुरुष के द्वारा जो मैथुन के समय शुक्राणु होता है, शुक्राणु को ग्रहण करता है और यहाँ से यह आगे भेजने का कार्य करती है। तो यह योनि का कार्य होता है दोस्तों। इसमें हमारे समाज में एक बहुत ही ज़्यादा जो है गलत धारणा लड़कियों के साथ जोड़ी जाती है दोस्तों। वह क्या है, तो इसमें एक बहुत ही पतली सी जो है झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइमेन। क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। यह जो है बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है। और क्या होता है, आजकल लड़कियां क्या करती है, बहुत सारी एक्टिविटी लड़कों के समान ही करती है, जैसे कि साइकिल चलाना, बहुत सारे खेल में भाग लेना, दौड़ने कूदने, सीढ़ी पे चढ़ने, या अन्य बहुत सारी क्रियाकलापें होती है। और बहुत सारे कार्य करने के दौरान क्या होता है, बहुत ही पतली सी झिल्ली होती है, यह कभी भी जो है टूट सकती है और टूट जाती है। लेकिन हमारे यहाँ समाज में जो है पुरुषों के द्वारा एक बहुत ही गलत जो है मानसिकता फैलाया गया है कि जब वह प्रथम टाइम वह किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, या शादी के बाद जब प्रथम बार उसका शारीरिक संबंध बनता है, उस टाइम महिलाओं में रक्तस्राव का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ब्लीडिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह एक बहुत ही गलत जो है मिथ है दोस्तों, भ्रम है एक तरह का। इसमें जो है हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे युवाओं को जो है जानकारी लेनी चाहिए कि आजकल जो है लड़कियां बहुत ज़्यादा उम्र तक जो है काम करती है, शादी करती है। पहले की तरह अब हम लोग के समाज में बाल विवाह नहीं होता है। इस कारण से जो है इसके टूटने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और वैसा कंडीशन नहीं होता है। पर हमारे समाज में कहा जाता है कि लड़की अपवित्र हो गई, या बहुत सारी जो है गलत धारणाएं होती है। तो ये हम लोग के मानसिकता मतलब मन से निकाल देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है मैं मादा जनन तंत्र को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूं। अगर आप लोगों को समझ में जानकारी आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वह भी जो है इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।